हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। पार्ट सेकंड में हम लोग जीन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। जीन इंटरेक्शन मींस इंटरेक्ट होना या फिर किसी भी एक जीन के एक्सप्रेशन में दूसरे जीन का कुछ ना कुछ पार्ट या कोई भी चीज़ सीन क्रिएट करना ही हमारा क्या कहलाता है, इंटरेक्शन कहलाता है। किसके बीच में? जीन के बीच में। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल फिनोटिपिक जीन, मतलब कोई जीन है, उसके वो जीन कोई ना कोई अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, नॉर्मल फिनोटिपिक है। अगर उस जीन के एक्सप्रेशन में जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है उसके अंदर अगर कुछ चेंजमेंट हो रहा है, और वो चेंजमेंट किसके कारण हो रहा है, या तो उसी के जैसे सेम एलील द्वारा या फिर नॉन एलिक जीन्स द्वारा। तो अगर कभी भी किसी भी एक जीन के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में उसी के जैसे एलील से ही अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है या नॉन एलील से मॉडिफिकेशन हो रहा है, इस तरह का इंटरेक्शन हमारा क्या कहलाता है, जीन इंटरेक्शन कहलाता है। जीन इंटरेक्शन दो टाइप का होता है। पहला टाइप का जिसमें क्या होता है, एक जीन जिसके कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं, दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर मदर और फादर क्रोमोसोम उसी के फर्स्ट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, इंटरेक्ट कर जाएंगे। मतलब कि एक दूसरे के एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, जिससे उस ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म में आने वाले जो मेंडल्स के जो रेशियो था उसके अंदर क्या आ जाएगा, कुछ चेंजमेंट आएगा, जिससे फिनोटाइप क्या हो जाएगा, उसका चेंज जाएगा। मतलब हम आपसे ये बोल दें, अगर हमने दो स्पीसीज ले ली और दो स्पीसीज एक ही स्पीसीज ली और उसके अलग अलग हमने मेंबर्स ले लिए। एक हमारा टॉल था, दूसरा डॉर्फ था। जो हमने F1 इंडिविजुअल देखा था तो उसमें हमारे F1 इंडिविजुअल में हमारे क्या बन गए थे, टॉल प्लांट बन गए थे। और F2 में हमने देखा था 3 टॉल थे, एक डॉर्फ थे। अगर मैं आपसे ये बोल दूं ना ही टॉल बने और कुछ प्लांट ना ही टॉल हो और कुछ प्लांट ना ही डॉर्फ हो, मतलब एक बीच की वैरायटी निकल के आ जाए, तो इसके मतलब कि एक जीन ने दूसरे जीन के एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ क्या कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जिससे उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। तो इस तरह का इंटरेक्शन हमारा क्या कहलाता है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन की। हमने बात करा इंट्राजेनिक मतलब सेम एलील, और यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ जीन चेंज होगा, मीन्स यहाँ पर भी फिनोटिपिक चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर कभी भी एक जैसे एलील नहीं होंगे। मीन्स कहीं ना कहीं डिफरेंट जगह पर पाए जाने वाले या डिफरेंट एलील्स जो हैं वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह का जीन एक्सप्रेशन हमारा क्या इंटरेक्शन कहलाता है, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब हम लोग सबसे पहले इंट्राजेनिक वाले में देखेंगे सेम एलील किस तरीके से एक दूसरे को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब कोई भी दो एलील्स के बीच में क्रॉस करा रहे, दोनों एलील्स में एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, जैसा मेंडल बोल के गए थे। अगर मान लीजिए एक डोमिनेंट वाला अपने पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इस तरह का, क्योंकि वो डोमिनेंट एलील था और एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए इस फिनोमिना को क्या बोला गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग समझने के लिए हमने देखा कि दो तरह के उन्होंने प्लांट लिए थे। जो प्लांट लिए थे उनमें से एक प्योर रेड कलर का था और दूसरा प्लांट क्या था, प्योर वाइट का था। हम लोग जो प्लांट यहाँ पर ले रहे हैं उसका नाम है मीराबलस जलापा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस दो ऑर्गेनिज्म में देखा गया था। पहले ऑर्गेनिज्म का नाम है मीराबलस जलापा, जो इसका कॉमन नेम 4 o'clock प्लांट, और दूसरा एक एनिमल है जिसको एक प्लांट जिसको हम लोग एंटीराइनम या फिर स्नैपड्रैगन बोलते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 4 o'clock प्लांट के एक प्लांट हमने ले लिया प्योर रेड कलर का, दूसरा है प्योर वाइट कलर का। प्योर रेड कलर को जो जीन कंट्रोल करता है वो है आर। हमने आर को रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अलग अलग पे आर आर प्रेजेंट है। सेम वाइट में भी अलग अलग पर आर आर प्रेजेंट है। जब गैमेट बने दोनों आर आर अलग हो गए, एक आर एक गैमेट में पहुंच गया, दूसरा आर दूसरे कैपिटल आर दूसरे गैमेट में। इसी तरीके से स्मॉल आर अलग गैमेट में, दूसरा स्मॉल आर अलग गैमेट में पहुंच गया। हमने दोनों का क्या करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। हाइब्रिडाइजेशन कराने पर जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई वो ना तो रेड थी और ना ही क्या थी, प्योर वाइट थी। वहां पर जो प्लांट बने थे वो किस कलर के बने थे, पिंक कलर के बने थे। साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पिंक कलर के प्लांट बने थे उनका आपस में क्या करा दिया, सेल्फ
पॉलिनेशन करा दिया, मतलब कि या हम ये बोलते हैं सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया तो इस आर ने भी गैमेट बनाया, इस आर ने भी गैमेट बनाया, इस आर ने भी गैमेट बना, ये भी आर गैमेट बना। जब क्रॉस कराया गया तो पता चला कि इनमें से एक प्योर रेड प्लांट था, एक प्योर वाइट प्लांट था, और जबकि दो कैसे प्लांट है, पिंक प्लांट। तो हमने देखा जो मेंडल का रेशियो 3:1 आ रहा था, जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो था, यहाँ पर वो कितना आया, फिनोटिपिक 1:2:1, जिसमें 2 पिंक है, एक प्योर वाइट है और एक प्योर रेड है। सेम जीनोटाइप भी कैसा है, सेम। तो अगर आपसे कोई पूछता है साइंटिस्ट एक ऐसा क्रॉस जिसमें कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, तो वो हमारा कौन सा क्रॉस हो गया, हमारा हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोडोमिनेंस। यहाँ पे भी हमने दो एलील्स लिए, दोनों एलील्स जो हैं उनमें से चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, दोनों ही अपने एक्सप्रेस को जब तक वो अकेले होते हैं तब तक तो एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंटरमिंगल्ड कर जाते हैं तो दोनों ही, एक डोमिनेंट वाला रिसेसिव को नहीं छुपा पाता है, ना रिसेसिव वाला डोमिनेंट से छुपता है। तो बीच में एक क्वालिटी आ जाती है जो आपको फर्स्ट एलील की भी दिखेगी और सेकंड एलील की भी दिखेगी। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, व्हेन बोथ एलील, जब दोनों ही एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हाइब्रिड में, इस तरह का डोमिनेंस हमारा क्या कहलाता है, कोडोमिनेंस, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस फिनोमिना बोलते हैं। ये दो जगह देखा गया, एक तो रोन कोड कलर ऑफ कैटल्स, उसका बाद ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। देखो ब्लड ग्रुप वाला जो है वो आपका मल्टीपल एलिलिज्म में भी दिखाई पड़ेगा, और आपका किस में दिखाई पड़ेगा, कोडोमिनेंस में। मल्टीपल एलिलिज्म में क्योंकि उसके आई जीन जो होता है उसके 3 एलील्स होते हैं, इसलिए मल्टीपल एलिलिज्म हो गया। और यहाँ पर इसलिए दिखाई पड़ेगा क्योंकि ए और बी, ह्यूमन के अंदर ए एंटीजन और बी एंटीजन जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो ए भी ब्लड ग्रुप बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रोन कोड कलर समझते हैं कि रोन कोड कलर क्या होता है। ये जो काऊ आप देख रहे हैं ये किस कलर की है, रोन कोट कलर की है। यहाँ पर क्या लिया गया, वाइट कलर का रोन कोट वाली काऊ ली गई, और दूसरी कौन सी ली गई, रेड वाली एक काऊ ली गई। यहाँ पर जब हमने देखा तो जो एक मिक्स कलर आया उसको क्या बोल दिया गया, रोन बोल दिया गया। और सेम जिस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस करवाया गया था वैसे ही यहाँ पर को डोमिनेंस सेल्फिंग करवाई जाएगी, और सेल्फिंग कराने पर सेम रेशियो निकल के आएगा, 1:2:1। नेक्स्ट आता है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिज्म का जो फिनोमेना है वो देखा गया था ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। इसमें बताया गया था किस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इनहेरिटेंस की फिनोमेना होती है वो बहुत सारे एलीज द्वारा होती है, मतलब मल्टीपल एलीज द्वारा होती है, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर जीन का यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा आई जीन। कौन सा होता है, आई जीन होता है। अकॉर्डिंग टू बर्टेनियस के अकॉर्डिंग इस जेनेटिक ट्रेट को ट्रांसमिट करने के लिए 3 एलील्स हैं। हमने मान लिया एक एलील है IA, दूसरा है IB और तीसरा है I0, या सॉरी IO। IA और IB अगर केवल इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा कोडोमिनेंस फिनोमिना भी शो करते हैं। लेकिन जब हम तीसरे एलील्स को भी साथ में लेते हैं जो रिसेसिव एलील्स है, जब हम तीनों एलील को साथ में लेते हैं तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। अगर हम देखें तो IA और IB ये बहुत हल्के अमाउंट की डिफरेंट टाइप शुगर बनाती हैं, जबकि जो कंप्लीट स्मॉल आई या फिर हम रिसेसिव कह लेते हैं, या IO वाला जो होता है वो कोई भी शुगर नहीं बनाता है। इसलिए ये पूरी तरीके से कैसा हो गया, रिसेसिव, क्योंकि वो स्लाइटली डिफरेंट शुगर बनाते हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस होती है, इसलिए वो हमारे कैसे हो गए, सेम एलील्स की तरह बिहेव करते हैं। हमने देखा कि मान लीजिए यहाँ पर तीनों एलील्स अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब भी 3 एलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप बनते हैं। कितने तरह के ब्लड ग्रुप बनते हैं, 4। लेकिन उन चारों तरह के ब्लड ग्रुप में कुल कितने जीनोटाइप बनते हैं, तो हमारे कितने बनते हैं, 6 जीनोटाइप बनते हैं। हमने देखा कि कैसे, हमने देखा कि जब किसी के अंदर AB ब्लड ग्रुप होता है तो AB ब्लड ग्रुप का मतलब है कि इसके अंदर A2, हमने आपको पता है कि हर जगह कितने क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, तो हमने लिख दिया एक क्रोमोसोम का ये लिख लिया, दूसरा क्रोमोसोम सेम उसी क्रोमोसोम नंबर का ये लिख लिया। मदर से अगर A एंटीजन आया तो A, फादर से अगर B आया तो
बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप तभी बनेगा जब एक आई के ऊपर ए होता है और एक आई के ऊपर कौन सा एलील है, बी एलील। ओ तब बनता है जब दोनों ही आई के ऊपर कौन से हो, ओ होते हो। तो हमने कह दिया भाई एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है। लेकिन जब किसी भी इंसान का ए ब्लड ग्रुप होता है तो इसके अंदर आपको दो तरह के इक्वेशंस देखने को मिलती हैं। एक तो ए ब्लड ग्रुप तब होगा जब दोनों मदर और फादर दोनों से ही एलील्स कौन से मिले हों, ए, और अगर ए और ओ मिला हो तो ये भी हमारा किस तरह ब्लड ग्रुप करेगा, ए यहाँ पर क्या करेगा, ए वाला एलील, क्योंकि ये रिसेसिव एलील है इसके एक्सप्रेशन को छुपा देगा, जिस वजह से ब्लड ग्रुप कौन सा निकल आएगा, 2। तो इसके कितने जीनोटाइप हो गए, 2। बी ब्लड ग्रुप, इस ये दो कंडीशन बनता है, या तो दोनों ही आई के ऊपर बी हो, या फिर एक आई के ऊपर बी हो, दूसरे के ऊपर क्या हो, ओ हो। बी डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, ओ, क्योंकि बी ओ कैसा है, रिसेसिव है। तो यहाँ पर भी हमारे कितने जीनोटाइप, तो हमने देखा कि मल्टीपल एलिलिज्म में जब एलील्स एक साथ आते हैं तो डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुल कितने जीनोटाइप बनते हैं, 6 जीनोटाइप बनते हैं। और मल्टीपल एलिलिज्म का जो इफेक्ट है वो हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलता है, भले ही चाहे जीन को कंट्रोल करने वाला एक ही हो। यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है, पेरेंट विद ए एंड बी ब्लड ग्रुप, अगर किसी के भी पेरेंट्स हैं उसका एक का ब्लड ग्रुप फादर का मान लीजिए ए है और मदर का क्या है, बी है, तो क्या उसकी ऑफस्प्रिंग्स की क्या क्या ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फिनोमेना को निकाल सकते हैं। सबसे पहले उनके हम लोगों को एलील्स निकालने पड़ेंगे। एलील्स के बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, उनके गैमेट्स को अलग अलग, एलील्स को अलग अलग करेंगे, क्योंकि एक एलील एक ही गैमेट में जाएगा, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में जाएगा। और इस तरीके से पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम चारों ही बच्चों का जो चारों ही तरीके की जो हमारी सिचुएशंस हो सकती हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीथल जीन्स। लीथल जीन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो बॉडी की वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मीन्स वाइटल फंक्शन कौन से होते हैं, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब अगर वो जीन्स कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएं, या फिर वो जीन्स किस कंडीशन में चले जाएं, होमोजाइगस रिसेसिव में चले जाएं, या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, चाहे वो डोमिनेंट हो और चाहे फिर वो रिसेसिव हो। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में पहुंच गए तो वो क्या करते हैं, उस इंसान को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जिस वजह से मोनोहाइब्रिड रेशियो जो हमारा 3:1 होना चाहिए उसकी जगह हमारे कितने आते हैं, 2:1 आता है। इसके लिए हम लोग को समझने के लिए 3 कंडीशंस हमको समझनी पड़ती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। किस कंडीशन में हो जाती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है। सेकंड कंडीशन हमारी कौन सी होती है, सब लिथैलिटी। कौन सी होती है, सब लिथैलिटी होती है। और लास्ट में हमारा होता है डिलेड। हमने देखा सबसे पहले जो एब्सोल्यूट लिथैलिटी होती है या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब कभी भी क्या होता है कि डेथ होती है, ये हमको देखने को मिला था येलो फर इन माइस, जिन माइस में हम लोग येलो फर देखते हैं उसमें। दूसरा हमको देखने को मिला था उन इंडिविजुअल्स में जिसमें सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है, उसमें सब लिथैलिटी मतलब कि मैच्योरिटी से पहले इंडिविजुअल एक्सपायर हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्सपायर हो जाता है। और मैच्योरिटी के बाद में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने के बाद में जो ऑर्गेनिज्म एक्सपायर होते हैं उनमें हम लोगों को डिलेड लिथैलिटी देखने को मिलती है। और ये डिलेड लिथैलिटी जो है वो दोनों टाइप में देखने को मिल सकती है, चाहे वो होमोजाइगस रिसेसिव हो, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे येलो फर इन माउस हो। अब बात करते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन की। इंटरजेनिक मतलब कि दो जीन्स, और दोनों ही जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो जब दो जीन्स अलग अलग लोकस पर पाए जाते हों, मतलब कि सेम जगह पर नहीं पाए जाते हों क्रोमोजोम में, तब ये क्या करते हैं, सेम इफेक्ट, अगर वो जीन अलग अलग लोकस पर पाए जा रहे हैं वो हमेशा अकेले होने पर एक जैसा इफेक्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर दोनों जीन्स एक साथ आ गए या इंटरेक्ट कर गए तो एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो
इस तरह का इंटरेक्शन हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहलाता है, जो किसमें देखने को मिला था, स्वीट पी कंडीशन में देखने को मिला था। वहाँ पर जो F2 रेशियो जो 9:3:1 होना चाहिए था, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 9:7। तो इंटरजेनिक जीन जो इंटरेक्शन हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, वहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट जीन्स को देखते हैं जो अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। जब कभी भी वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक नई ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमको कहाँ देखने को मिला था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इनहेरिटेंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री में क्या मतलब होता है, यहाँ पर दो नॉन एलिलिक जीन होंगे, मीन्स एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग एलिलिक जीन्स होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जब कभी भी सप्लीमेंट्री होता है, इसमें एक टाइप का जीन्स जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे दूसरा प्रेजेंट हो या ना हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए येलो वाला ग्रीन के साथ में जब जा रहा था, ये रिंकल्ड के साथ में जा रहा था, तो दूसरा वाला चाहे प्रेजेंट हो अन्यथा ना हो, ये अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन दूसरा वाला तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब फर्स्ट वाला जो है वो प्रेजेंट हो, जिससे एक न्यू ट्रेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसको देखा गया था माइस कोट कलर में देखा गया था, जहां पर सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो कितना आता है, 9:3:4 आता है। नेक्स्ट है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब होता है छुपाना। एपिस्टेसिस की जो फिनोमिना है, ये जीन इंटरेक्शन में बताती है कि किस तरह से एक जीन इंटरफेयर करता है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन में। मतलब दो जीन हमने लिए हैं, हर एक जीन के दो एलील होते हैं, वो आपको पता है। उनमें से अगर एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन में अगर बाधा उत्पन्न करता है, तो करने जो बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इपिस्टेटिक जीन, क्योंकि वो वहां पर डोमिनेंट है। इसीलिए जो छुप रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन। अगर हाइपोस्टैटिक जीन है तो हमेशा रेशियो कितना आएगा, 9:3:4, सेम इस तरीके से आता है। लेकिन अगर इपिस्टैटिक जीन है तो हमारा कितना रेशियो आता है, 12:3:1। ये आपको कंडीशंस कुछ याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इंटरजेनिक इनहेरिटेंस का ही एक टाइप होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा जीन किसी भी एक ट्रेट या एक करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह का जो फिनोमिना है ये हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या फिर इस फिनोमिना को और क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली जीन्स, बहुत सारे जीन्स मिलकर एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब कि किसी भी एक क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। अगर हम देखें तो फादर ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस किसको बोला जाता है, कॉल र्यूटर को बोला जाता है, जिन्होंने मेंडल से पहले इस चीज पर वर्क किया था और पॉलीजेनिक नेचर दिखाया था। किसमें दिखाया था, हाइट इन टोबैको प्लांट। अगर आपसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पूछा जाता है तो आपसे यही पूछा जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आप बताएंगे जब दो या दो से ज़्यादा जीन किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह की फिनोमेना हमारी कहलाती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाती है। अब कॉल र्यूटर जो थे वो फादर ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस थे, लेकिन इस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का फिनोमेना को एक्सपेरिमेंट किसने किया था, फर्स्ट टाइम तो निल्सन और हील ने किया था। निल्सन और हील एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने व्हीट ग्रेन्स जो है इनके कर्नेल कलर्स को लेकर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। सेम इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवेनपोर्ट, सीवी डेवेनपोर्ट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्किन कलर को रिप्रेजेंट किया था। कब किया था, 1913 में रिप्रेजेंट किया था। अब जरा समझिए, हमने मान लिया कि ह्यूमन के अंदर अगर 4 डोमिनेंट जीन है, हमने कह दिया जैसे ह्यूमन की स्किन को कंट्रोल करने वाले जीन है वो हमारा एक ए है और एक बी है। एक ए है और एक क्या है, बी है, जो कंट्रोल करेगा। ए के दो एलील, एक मदर से आ गया, एक क्या आ गया, फादर से आ गया। तो एक ए इधर से आ गया, एक ए इधर से, एक इधर से आ गया बी और एक इधर से आ गया। तो हमने कहा कि जब कभी भी 4 डोमिनेंट जीन, मतलब कि चारों ही ए भी दोनों कैपिटल हो और बी भी दोनों कैपिटल हो, मीन्स अगर इस कंडीशन में आपका इंडिविजुअल के अंदर चारों डोमिनेंट जीन पाए जाते, तो
उसका स्किन का कलर कैसा होगा, नीग्रो होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क होगा। अगर 3 डोमिनेंट जीन पाए जाते हैं, मतलब कि मान लीजिए चाहे 3 ए हो और 1 बी हो, तो इस तरह का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। उसके बाद अगर 2 डोमिनेंट जीन पाए जाते हैं तो इसका कलर कैसा होगा, मुलाटो। मुलाटो मतलब नॉर्मल होगा। 1 डोमिनेंट जीन है तो कैसा कलर होगा, लाइट होगा। और अगर कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है तो उसका कलर कैसा होगा, वाइट होगा। ये एक एक्सप्रेशन दिया था सीवी डेवनपोर्ट ने, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जब 2 मुलाटो इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराया गया था तो मुलाटो में हमने ये देखा था कि 2 ही केवल डोमिनेंट जीन है। अब हमने एक डोमिनेंट जीन एक तरफ ए मान लिया, एक तरफ डोमिनेंट जीन हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, तो 2 ही डोमिनेंट जीन हो गए। हमने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स के बाद F1 जनरेशन में हमारा इस तरीका बन गया। जब हम F2 जनरेशन में देखने गए तो F2 जनरेशन में हमने देखा कि एक नीग्रो है जो पूरी तरीके से इसमें चारों डोमिनेंट है, 4 डार्क हैं जिसमें 3 हमारे कैसे हैं, जिसमें 3 हमारे कैसे करेक्टर्स होंगे, डोमिनेंट जीन होंगे। 6 जो है उसमें केवल 2 डोमिनेंट हमारे होंगे, 4 लाइट वाले होंगे और 1 कैसा होगा, वाइट होगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग के स्किन कलर का यूज़ करते हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जाता है इसको समझने के लिए। उसके बाद जो फिनोमेना होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीलियोट्रॉपिक। ये हमारा पीलियोट्रॉपिक। पीलियोट्रॉपिक में क्या होता है, जैसे पॉलीजेनिक, पॉलीजीन्स में हमने वर्ड उसको ब्रेक डाउन करके क्या देखा था, पॉलीजीन मतलब बहुत सारे जीन्स एक करेक्टर को कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे करेक्टर्स को कितना कंट्रोल कर रहा है, एक जीन कर रहा है। तो जब कभी भी एक सिंगल जीन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मतलब कि अपने बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करता है, ऐसे जीन को पीलियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। और ये मैकेनिज्म क्या कहलाती है, हमारी पीलियोट्रॉपी कहलाती है। अगर हम देखें तो इसमें इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो हम लोग आगे देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होती है। और दूसरा ये देखेंगे मेंटल रिटार्डेशन और रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं किसके अंतर्गत आते हैं, पीलियोट्रॉपी के अंतर्गत आते हैं।